नमस्कार दर्शकों, मैं रंजित रजक और आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में। आज के जो हमारे मेहमान हैं, गेस्ट जो हैं, प्रणव कुमार जी। प्रणव कुमार जी का जो समस्तीपुर में योगदान है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी जिक्र किए थे अपनी मन की बात में। आपने जरूर सुने होंगे मोती की खेती। तो मोती की खेती जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस फाउंडेशन के फाउंडर हैं और उनके साथ साथ जो अपने मिट्टी से बहुत प्यार करते हैं। कई वर्षों से बाहर कार्य करने के बाद और आज भी अपने मिट्टी के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत रखते हैं। अपने मिट्टी के लाल के लिए, युवाओं के लिए हमेशा तत्पर प्रयास करते हैं जो स्वरोजगार को बढ़ावा मिले, ताकि गांव-गांव में जो बेरोजगारी फैली हुई है उसकी समाप्ति हो और हर घर में एक सही वक्त पे भोजन मिले, हर घर संतुलित तरीके से आगे बढ़े। तो मैं रूबरू करवा रहा हूं आज के जो मेहमान हैं, हमारे गेस्ट हैं। प्रणव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे ये दिनकर की धरती, हमारे ये केवी स्टूडियो का प्रांगण में। आपको लाखों दर्शक देख रही है, तो मैं चाहता हूं कि आप कोई परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग बिहार से बाहर भी आपको देख रहे हैं, तो एक छोटा सा परिचय हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपका और केवी स्टूडियो का धन्यवाद दूंगा कि आपने हमें आमंत्रित किया, मेरे जैसे छोटा एक अदना किसान को। और मेरा एक छोटा सा परिचय है कि मेरा नाम तो प्रणव कुमार है, लोग जानते भी होंगे, और मोती की खेती के नाम से ही लोग सेव करके रखते हैं। तो वैसे मैं पहले रंगमंच से जुड़ा हुआ था और मैंने निर्देशन के क्षेत्र में एमए किया रंगकर्म के लिए। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स से भी किया, अकाउंटेंसी से किया, फिर लॉ किया, और मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता रहा और एनजीओ एंड कॉरपोरेट कंसल्टेंसी की अपनी छोटी सी कंपनी है, उसमें काम करता रहा। लेकिन इन दिनों मैं विगत 4-5 वर्षों से मोती की खेती में लगा हूं और अब किसान कहलाना ज्यादा पसंद करता हूं। और भारत तो किसानों का देश है और मैं एक किसान हूं। यही मेरा छोटा सा परिचय है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव सर। प्रणव सर जी, आप अपने आप को किसान ज्यादा कहलाना पसंद करते हैं आप, तो मैं जानना चाहता हूं, जो आप बाहर भी रहे और उसके बाद किसान में अपने आप को कन्वर्ट करना, ये आइडिया या फिर ये जो कल्पना की थी आप, ये क्या कारण है इसके? देखिए, बचपन से मुझे लगा कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करते रहना चाहिए, और यही कारण था कि मैं रंगमंच में आया। और रंगमंच ने हमें बहुत कुछ दिया, कम से कम एक सच्चे इंसान की जो रूपरेखा है वो रंगमंच में आने से मुझे मिला। और बाद बाकी दुनिया तो आडंबरीय दुनिया है। जहां तक किसान होने की बात कही, तो मैं अपनी कमाई से संतुष्ट था, प्रोफेशन मेरा दूसरा था, मैंने बताया ही। लेकिन मुझे लगा कि इसमें बिहार में जो बेरोजगारी है, इसको दूर करने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो पता नहीं था, फिर पता चला सीफा में होती है, बड़ी लंबी लाइन लगनी पड़ती है। 3-3 साल वेटिंग के बाद मैंने 2016 के लास्ट में 16 सेशन में मैंने वहां से ट्रेनिंग लिया। और फिर 1 साल हमने जयपुर में इसका प्रोडक्शन किया। चूंकि हम दिल्ली में रहते थे तो वहां से बिहार आना पॉसिबल नहीं था उसके सुपरविजन के लिए। तो हमारे साथ जो पढ़ते थे तो उनके साथ मिलकर हमने एक फसल जयपुर में लिया, और जब लेके थोड़ा मार्केटिंग वगैरह टेस्ट कर लिया, लगा कि मैं कुछ कर सकता हूं। अब वैसे मैं जिस प्रोफेशन में था तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट हमारा हुआ करता था, उसका क्लाइंट के लिए काम करता था। तो बहुत सारे हैं क्लाइंट जो एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, तो उन सबसे चर्चा की। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मार्केटिंग यार यहाँ छोड़ो, डोमेस्टिक मार्केटिंग, हम एक्सपोर्ट में आपकी मदद करेंगे। करते भी हैं लोग, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भेजते हैं वो लोग, जूते उते भेजते हैं, फिर कॉस्मेटिक्स आइटम भेजते हैं सब बाहर। तो लोग बोले करो। फिर मैं आ गया यहाँ और फिर यहाँ करना शुरू किया।
और उसी बीच मैंने देखा कि कुछ बिहार के बच्चे हैं, यूपी के बच्चे हैं जो बाहर जाते हैं ट्रेनिंग के लिए और उनको बहुत ठगी का शिकार होना पड़ता है, चीट किया जाता है। जो सिफा 5 दिनों की ट्रेनिंग देती है वो 3-3 महीने बच्चों से गोबर उठवाते हैं और कहते हैं कि मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, और वो बच्चा आके कहता है कि 3 महीना मैंने ट्रेनिंग लिया। ये कितने दुख की बात है। ऐसा होता तो भारत सरकार 1 महीने की ट्रेनिंग रखती, वो 5 दिन की रखती है। इसके बाद भी वो न्यूक्लियस जो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है वो नहीं बनाना सिखाते। तो सर बहुत सारे बच्चों से 3 महीना गोबर उठवाना, मतलब ये किस तरीके का ट्रेनिंग है? यही तो बहुत समझ में नहीं अचंभा आया। मुझे लग रहा है। अगर आप कहें तो मैं आपको कार्यालय को उपलब्ध कराऊंगा उस अखबार की कटिंग जिसमें बच्चे ने गर्व के साथ कहा कि मैं 3 महीने की ट्रेनिंग करके आया हूं और न्यूक्लियस बनाने की ट्रेनिंग करने के लिए फिर होशंगाबाद जाऊंगा। बड़ी तकलीफ होती है कि 3 महीने आपने कराया और एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट जो है न्यूक्लियस का बनाना वो नहीं सिखाया, तो फिर आपने क्या सिखाया? पैसे तो आपने लिए। तो इन्हीं सब चीजों को देखकर सुनकर मुझे बड़ी तकलीफ हुई। फिर मैंने ट्रेनिंग सेंटर बिहार में शुरू किया और आज हैं सर थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, माफी चाहता हूं। जी जी। हमने सुना था हमारे समस्तीपुर में खैनी की खेती, जी। ओल की खेती, जी जी। सब्जियां की खेती, ईख की खेती, लेकिन आपने सोची मोती की खेती। जी जी। और ये अपने आप में सुन के भी बहुत अचंभा सा होता है, खुशी होता है। जो छोटे से गांव बुलाकीपुर और समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में बिहार का, और मोती की खेती की प्लानिंग करना, ये तो अपने आप में आपने कल्पना कैसे किया जब मोती की भी खेती हो सकती है? नहीं, दिल्ली में जब था ना तो कुछ न कुछ आते रहता था। तो एक मित्र ने कहा ऐसे ऐसे मोती का खेती होता है यार। मैंने कहा कहाँ होता है बताओ। तो दिखाया अखबार का कटिंग की ऐसे ऐसे है और सिफा में ट्रेनिंग होती है, तो सिफा में जाना होगा, यहाँ ये है। पता किया, पता चला मात्र 20 सीटें हैं वहाँ। उस समय 6,000 रुपये फीस थी, हम लोग जिस समय किए थे। अब तो 8,000 फीस हो गई है, गवर्नमेंट फीस है। तो वहां गया, फिर वहां से सीखा और मुझे लगा, तो मैं बताया पीछे कि मैं किया राजस्थान में किया, जयपुर में मित्रों के साथ मिलके, फिर यहाँ किया। तो लोगों ने बहुत कटाक्ष किया। और आज हमारे यहाँ जो लोग रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं ट्रेनिंग के लिए, मैं उनका रजिस्ट्रेशन फीस भी लौटाया हूं, इसलिए कि उनमें देखता हूं कि स्ट्रगल करने की क्षमता है कि नहीं। निगेटिविटी जो सोसाइटी में है नई चीजों के प्रति, उसको झेलने की क्षमता अगर नहीं है तो मैं क्षमा कर देता हूं, आप दूसरे जगह से ट्रेनिंग ले लें। कारण है कि कोई भी नया चीज जब आप शुरू करेंगे जो हमारे पूरे पुश्त में किसी ने नहीं देखा, लोग कहते हैं मोती की खेती होती है, पगला गए हैं। पत्नी हमारी कहने लगी पागल हो गए हैं, इतना पढ़े लिखे इसी काम करने के लिए। लेकिन आज जो मैं कर रहा हूं उससे संतुष्ट हूं। आज अगर मैंने 500 पीस ही विदेश में मोती अपना फाइनल प्रोडक्ट बेचा है तो ये हमारी उपलब्धि है, ये हमारे बिहार की उपलब्धि है। लोग कहते हैं मोती बिकेगा कहाँ? अरे आप उत्पादन किए नहीं। मैं उनको सीधा कहता हूं, आप अपने बच्चों को जो एडमिशन कराते हैं ये तो नहीं पूछते हैं कि मेरा बच्चा किस डिपार्टमेंट में नौकरी करेगा। उस समय क्यों नहीं पूछते हैं? बच्चे में क्वालिटी होगी तो आईएएस बनना होगा, आईएएस बनेगा, गार्ड बनना होगा, गार्ड बनेगा। इसलिए करना चाहिए, लोग करें तो सही। तो सर मोती की खेती में अभी कितने लाभार्थी हैं और कहां से बच्चे आ चुके हैं और सीख चुके हैं? अपने यहाँ तो सीतामढ़ी से बच्चे आए हैं, चंपारण से बच्चे आए हैं, मधेपुरा से आए हैं, गया से आए हैं, नवादा, हिसुआ, बिहार शरीफ से भी आए हैं। तो हम माने कि हम लोग मोती की खेती पूरा जो एक टीम है एक नया आयाम लिख रही है बेरोजगारी के प्रति, जो आप लोगों ने एक प्रयास किया जी जी। और वो प्रयास का प्रतिफल आना भी शुरू हो गया है। सर बहुत सारे दर्शक या बच्चे नवयुवक देख रहे हैं ये वीडियो, तो आपसे जुड़ने का प्रोसेस क्या है? कुछ पता या कांटेक्ट नंबर, एड्रेस, कैसे जुड़े ट्रेनिंग के लिए या वेबसाइट? कुछ नहीं, हम देखिए हम लोग फोकस वाले लोग हैं नहीं। और यह जो है मूलतः किसान शब्द है। भारत तो किसानों का देश है, कृषक का देश है। कृषक ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, कुछ नहीं। अगर उनको सर्च करना है तो गूगल पे सर्च करें मोती की खेती इन बिहार,
वहां एक 10 मिनट का वीडियो है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वहां फोन नंबर है, कांटेक्ट कर लें, सारा इन्फॉर्मेशन उनको व्हाट्सएप पे भेज देता हूं। जब इंटरेस्टेड होते हैं, धैर्य होती है, तब वो फिर ट्रेनिंग के प्रोसीड्योर में आते हैं और फिर ट्रेनिंग लेते हैं और करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है इसमें गवर्नमेंट को थोड़ा आगे आना होगा। गवर्नमेंट जब तक, चूंकि लोग कहते हैं सर इसमें देखिए, हम बिहारियों की एक जो मानसिकता है कि लोन लो अब मजे करो, डूब जाए तो सरकार का, तो पहले पूछते हैं सर इसमें लोन मिलेगा कि नहीं। तो भाई लोन अभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप किए नहीं, सरकार को पता नहीं। सेना जब लड़ती है तब हारता है या जीतता है। पहले तो सेना बिहार में तैयार करना होगा, 1000-5000 किसान तैयार करने होंगे, फिर लड़ाई होगी सरकार से कि लोन दो, फिर वो लोन ग्रांट करेगी और फिर उसमें सब्सिडी जाएगा। तो लोग चाहते हैं कि नहीं किसी तरह ट्रेनिंग कर लो, पढ़ो लिखो नहीं करो। बहुत सारे संस्थान सर्टिफिकेट दे देते हैं, सरकार से लोन ले लो, खा पका लो, बात खत्म। ऐसे में मोती की खेती तो नहीं ही करना चाहिए और नहीं होगा। आपको खुद के लिए अपना पैसा जब लगता है ना तो दर्द होता है, तब आप मेहनत करते हैं और तब आप कर सकते हैं। तो जिनमें हिम्मत है, मेहनत करने की क्षमता है, वो आए, स्वागत है। और 24 घंटे में आपके साथ हूं। प्रणव सर, जहां तक आपने बताया रंगमंच में भी आप विशेष रुचि रखते हैं और एक टाइम था जो बहुत सारे युवाएं आपसे सीख के आज मुंबई में काम भी कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं, अब तो आप गांव की तरफ हैं, तो क्या अपने गांव के लिए कुछ रंगमंच से रिलेटेड कुछ कार्यक्रम शुरू करने की प्लानिंग? देखिए, हमारा जिला जो पैतृक गांव है, वैसे मेरा कर्मस्थली आप ही का बेगूसराय रहा है, लेकिन मेरा पैतृक गांव समस्तीपुर जिले में रहा है, जहां वर्तमान में मैं हूं, काम कर रहा हूं। वो जिला सांस्कृतिक मानचित्र पर शून्य अवस्था में, 0 है। और हमारे एक मित्र हैं वहीं के स्थानीय, तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा ठीक है, अब हम लोग इस साल में, पीछे तो कोरोना चला गया, ऊर्जा लगाते हैं और एक कार्यक्रम हम लोगों ने सोचा है कि जिला, पहले वो बता रहे थे कि जिला स्तर पे करेंगे, फिर हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया और अभी डिस्कस के फेज में ही चल रहा है कि हम लोग जिला स्तर पर नहीं, पूरे स्टेट लेवल पर एक म्यूजिक कंपटीशन कराएं। और म्यूजिक कंपटीशन कराएं और उसमें से जो निकल के आएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनका फिर हम लोग वीडियो शूट करके एल्बम शूट करेंगे। फिर उस पर प्रक्रिया कंटिन्यू जारी रहेगी, जिसमें आप लोगों का चाहूंगा कि सहयोग मिले। और रोशन सर से मैं सीधा दरख्वास्त करूंगा कि आपके पास तो वेल सेटल यूनिट है, इसका जब तक सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम लोग एक दूसरे के लिए आगे नहीं कर पाएंगे। तो आपका सहयोग मिलना चाहिए सर, ये मेरा निवेदन भी होगा। और आपसे भी यही कहूंगा कि अपनी टीम को बिल्कुल। और रोशन सर सुन रहे हैं, हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है। और रोशन सर तो हमेशा बिहार के युवाओं के लिए हमेशा आगे रहते हैं। बेगूसराय, समस्तीपुर, खगड़िया, मोकामा, जहां भी बच्चे टैलेंटेड हैं, तो हम लोग भी प्रयास करें, क्योंकि हमारा केवी स्टूडियो का मोटो भी है, ऐसे सपने जो कहीं न कहीं किसी कारणवश छुप रहे हैं, उसको छपवाना हमारे मीडिया के माध्यम से। और हम भी सेवा कर रहे हैं समाज में, ताकि छुपे हुए कलाकार, छुपे हुए आर्टिस्ट, छुपे हुए जो भी व्यक्ति जो समाज के लिए प्रेरणादायक है, वो सामने आ सके। प्रणव सर, मेरा एक और सवाल है, आप किसान हैं और हमारे देश में किसान की जो आज स्थिति है वो कहीं छुपा नहीं है, तो इस पर आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? जो अभी एक धरना प्रदर्शन किया गया था, किसानों का, किसानों का जो किसान आंदोलन, जो मुझे लगता है आई थिंक इस सदी का सबसे लंबा आंदोलन चला, जो पूरा 1 साल कंप्लीट कर गया, तो इस पर आपका व्यक्तिगत विचार क्या? देखिए, एक्चुअली है क्या, किसान मैक्सिमम किसान अभी भी ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं, गेहूं कर रहे हैं, मकई कर रहे हैं, चना कर रहे हैं। तो उनको अपने लाइफ स्टाइल को ऊपर करने के लिए थोड़ा सा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना होगा जो ज्यादा कमर्शियल हो। अब हमारे इधर लोग तंबाकू करते हैं, तो तंबाकू ज्यादा बेनिफिशियल है। समस्तीपुर में पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होती है तंबाकू वहां की। इसी तरह जैसे मोती की खेती है, कुछ लोग मोती की खेती कर रहे हैं, थोड़ा सा में ही करें,
बहुत ज्यादा लंबा, एक कट्ठे में करें तो 10 हम माने कि सरकार की चाहत है जो लोग वैरायटी में खेती करें, बिल्कुल। फल भी करें, बिल्कुल सब्जियां भी करें, अनाज भी अब करें, तिलहन। कुछ मेडिकेटेड प्लांट हैं, औषधीय पौधे हैं। हमारे कुछ ऐसे भी लोग हैं, मित्र हैं, जो मधेपुरा में स्टीविया की खेती करते हैं, अब उसका वो चॉकलेट बना रहे हैं। तो ये सब एक्स्ट्रा है। अब तो बिहार में सेब की खेती भी सफल हो गई है, तो लोग सेब की स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है। स्ट्रॉबेरी की करें, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करें। ट्रेडिशनल फार्मिंग से जब तक अलग हम किसान नहीं होंगे तब तक हमारा लाइफ स्टाइल नहीं ऊपर होगा। हमारी पहचान वही सड़ी धोती और चड्ढी बनियान रहेगा, फटा गमछा रहेगा। कुछ ना कुछ आगे करना पड़े, ज्यादा ना करें। कट्ठे 2 कट्ठे में मोती की खेती कर लें, अगर ज्यादा है तो 10 कट्ठे में आप सब्जी उगा लें, 10 कट्ठे में आप स्ट्रॉबेरी कर लें, 10 कट्ठे में आप स्ट्रॉबेरी कर लें। इस तरह से वेरिएशन लाएं अपने आप में। हो गया बहुत पूरे में करें आप धान गेहूं जो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा ताकि आपकी आय बढ़े, ऐसा प्रयास तो करना ही होगा। परनम सर, क्योंकि आप बाहर से अपने गांव की तरफ रुख किए जी जी, और बहुत सारे बच्चे नवयुवक जी जी, पलते बिहार में हैं, बढ़ते बिहार में हैं, शिक्षा यहाँ से IAS डॉक्टर इंजीनियर यहाँ से बनते, लेकिन वो अदर देश विदेशों में जाके बस जाते हैं और कहीं न कहीं जो अपने गांव के तरफ जो ध्यान देना चाहिए वो कहीं न कहीं धूमिल हो रहा है। तो उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, इस पर मेरा ये अभी तक सोच है, व्यक्तिगत विचार है कि दोषी कहीं न कहीं हम हैं, हमारी पीढ़ी है। कि हम अभी अगर आप देखेंगे तो सारे लोग गार्जियन जो हमारे लेवल के हैं या हमसे जो पूर्व के पीढ़ी के थे, बच्चे पढ़े लिखो, गांव छोड़ो, बाहर जाओ। लेकिन लॉकडाउन ने सिखा दिया कि अपनी मिट्टी पे रह के काम करो, अस्थाई वही है, बाद बाकी सब मोह माया है। सबसे ज्यादा इंजीनियर बेकार हो गए, डॉक्टर साहब डॉक्टरी गिरी खत्म हो गई उनकी, कोई भी प्रोफेशन नहीं रहा। अगर सरकारी डाटा को देखें तो एक भी सेक्टर नहीं है कि इस लॉकडाउन में निगेटिव नहीं हुआ, सब माइनस में चला गया, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। सिर्फ कृषि ही रहा जो प्लस में दिया डाटा। और किसान, धरती मां है ना, कभी हानि दे ही नहीं सकती। किसान कहते हैं कि हानि हो गया, हानि नहीं हुआ। आप एक गेहूं की बीज लगाते हो, कम से कम उसमें 100 दाने होते हैं, कहां लॉस है? एक मकई के दाने लगाते हो, एक बाल में 1000 दाने होते हैं, कहां लॉस है? एक चना, एक धान आप लगाते हो, कितना फल मिलता है? कृषि कभी नहीं है लॉस का। जो लॉस कहते हैं वो करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए लॉस बताते हैं। अगर लॉस भी है तो आप बताएं कि क्या 3 टाइम में हमने खाना छोड़ दिया, एक टाइम नहीं खाया? नहीं, खाते हैं तीनों टाइम, तो खाएंगे जरूर, उपजाएंगे नहीं। तो आप नहीं उपजाएंगे तो आपके बदले कोई उपजाएगा तो कहिएगा महंगा हो गया सामान। आप काम कीजिए, सस्ता हो जाएगा, तो आप करेंगे नहीं, तो आपके बदले जो करेगा वो तो पैसा लेगा ना। तो महंगा कहां है? तो किसानों को उचित दाम मिलना चाहिए, उस पर नहीं सोच रहे हैं। अगर आपको रेट कम चाहिए तो आप भी कीजिए, तो आप नहीं कीजिएगा और आप दाम भी नहीं देना चाहते हैं, तो किसानों के लिए तो दुखद स्थिति है। अगर उनको बढ़ाना है तो प्राइस फिक्सेशन होना चाहिए, चाहे कोई करे, हम करें, अगर हम इतना शिक्षित होकर करें या कोई लेमैन करे। उपजा तो धान ही रहा है, गेहूं ही रहा है, मोती ही रहा है। तो इसलिए आंदोलन कुछ पॉलिटिकल था नहीं था, उस पर हमारी कोई सोच नहीं है, लेकिन किसानों को थोड़ा अलग होना पड़ेगा अपने आप को सरवाइव करने के लिए। सर, आप रोजगार के लिए इतना चिंतित हैं और स्वरोजगार के प्रति युवाओं को में जागरूक करते हैं। सर, बेरोजगारी के कारण कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि निजीकरण भी है। आज BSNL या सरकारी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी थे ज्यादातर बिकने की कगार पर है। तो ये जो सरकार की नीति है, इस नीति पर आपका क्या विचार? नहीं, बेरोजगारी सही मायने में नहीं है। अगर मेरा व्यक्तिगत अनुभव जाने तो बेरोजगारी नहीं है। तो निजीकरण को मानते हैं? नहीं, निजीकरण तो और अच्छी चीज है, निजीकरण तो होना ही चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं पूरी तरह। आप स्टेट बैंक में आज के डेट में चले जाएं, मैं तो नाम ले रहा हूं ना, एक भी स्टाफ आपका नहीं सुनेगा। आप काउंटर पे चिल्लाते रहिए, वो मोबाइल में बिजी हैं, सिस्टम में है, तो पता चलेगा उनका चेस चल रहा है, गेम चल रहा है। क्या है तरीका भाई? क्यों आप कर रहे हैं? तो नहीं, लिंक फेल है, लिंक ही फेल है, ऐसा थोड़े ना मजाक है। सब लोग अब पढ़ा लिखा है, सब जानता है कि लिंक क्या होता है।
एक का भी व्यवहार ठीक नहीं है। निजी बैंक में आप चले जाएं, आप बैठेंगे नहीं कि आपका काम होके रेडी मिलेगा, 1 मिनट में काम होगा। तो इसलिए निजीकरण तो होना चाहिए, और वहां क्वालिटी की पूछ होती है, आप में क्वालिटी नहीं। सरकारी में क्या है, घिसी पिटी जिंदगी है, और प्राइवेट सेक्टर में आपको मेंटेन रखना होगा उस क्वालिटी को, तो इसीलिए निजीकरण तो होना चाहिए। तो आप मानते हैं जो जैसे अभी कुछ स्कूलों को भी प्रयास किया जा रहा है निजीकरण हो जाने के लिए, तो निजीकरण के लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार अफसरशाही है? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कहा ही गया है ना कि जब सत्ता अपने काम को नहीं करेगी तो व्यवसायी वर्ग फायदा उठाएगा। तो जो काम सत्ता को करना चाहिए, सत्ता को सही स्कूल चलाना चाहिए, नहीं चला रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर डेवलप कर रहा है। सरकार को बिजली सही से मुहैया कराना चाहिए, नहीं करा पा रही है, व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रही है। तो आज शहरों में जनरेटर की सुविधा चल रही है। आखिर क्यों सरकार अपना काम नहीं करेगी? तो आखिर लोग तो, उनको तो चाहिए, घर में खाना नहीं मिलेगा तो लोग होटल में खाएंगे। तो सरकार यानी कहीं न कहीं निजीकरण के लिए मजबूर हो गई है अपने जो कर्मचारी के व्यवहार के नहीं 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 नहीं, सिर्फ कर्मचारी ही दोषी नहीं है। सिर्फ कर्मचारी को दोष देना गलत है। कहीं न कहीं सरकार की मंशा भी ऐसी है, इसके पीछे बहुत सारे कारण प्रकारण हो सकते हैं। सरकार आज अगर लॉकडाउन की बात करें तो क्या लॉकडाउन का तो जिन्होंने वायरस पे नोबेल पुरस्कार मिला उन्होंने कह दिया कि ये कुछ नहीं है। जिस एंटीपीसीआर टेस्ट पर इतनी बवाल मची हुई है कि बहुत जरूरी है, कराइए तब आप जा पाइएगा, नहीं तो नहीं जा पाइएगा, बनाने वालों ने कहा इससे कोरोना का टेस्ट नहीं हो सकता। लेकिन सरकार कुछ कह रही है। जिन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च पेपर कुछ कह रहा है, सरकार जो कह रही है उस पर कोई रिसर्च पेपर है सरकार का? एक भी पब्लिश्ड है? नहीं है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है, यही है। अगर इतना ही जरूरी है वैक्सीनेशन तो हर को अनिवार्य कर दीजिए, बनाइए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में कहीं नहीं अनिवार्य किया गया है, लेकिन अखबार में आता है जरूरी है, टीवी में आता है जरूरी है, सब वैक्सीनेशन लगाओ। तो यही बात है, सरकार की सिर्फ कर्मचारी वर्ग दोषी नहीं है। अगर हम मैनेजमेंट के टॉप पे बैठे हैं और हम अगर एक्टिव नहीं हैं तो स्वाभाविक है हमारा स्टाफ एक्टिव नहीं रहेगा। मैं ही 12 बजे आऊंगा, अच्छा ठीक है नहीं आया कोई बात नहीं है, तो वो तो 4 दिन और नहीं आएगा। तो हमें एक्टिव होना पड़ेगा, हमें अपना मोरल ठीक रखना पड़ेगा। हम ही आपसे 10 रुपया की उम्मीद करेंगे तो अगला हमारे नाम पर 100 रुपया आप वसूलिएगा, उससे जो नीचे है 1000 वसूलेगा। तो हमें ईमानदार होना पड़ेगा। और ये प्रजातांत्रिक देश है, यहां तो हम नेता को चुनते हैं, और नेता हमारे ठीक अगर दिल से हो जाए तो व्यवस्था तो परिवर्तित होगी ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सबका घालमेल है, एक दूसरे से मिले हुए हैं। किसी को आप एक पक्षीय नहीं कह सकते कि सिर्फ अफसर दोषी हैं या सिर्फ नेता दोषी हैं। सर एक सवाल और है कि आप बेगूसराय की धरती से भी बहुत प्यार करते हैं। आपको नहीं लगता है कि बेगूसराय के विकास के लिए दिनकर विश्वविद्यालय की कब से मांग चल रही है? यहाँ पटना के बाद पहला ये डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज्यादा टैक्स देती है, और हमारा जो सिमरिया धाम है या टूरिज्म प्लेस है, नौलखा मंदिर है, कांवर झील है, जयमंगलागढ़ है, इन सबको विकास के लिए सरकार को और कड़ा कदम उठाना चाहिए। बात अभी कुछ देर पहले हम लोग कर रहे थे ना, सरकार की नियति। आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ विश्व की एक धरोहर है कांवर झील, जो बहुत बड़ा पर्यटक क्षेत्र हो सकता है, स्थल हो सकता है। और आज लगभग 100 से ज्यादा देशों के पक्षी यहाँ आते हैं। और मुझे याद है कि जब रामसेवक शर्मा यहाँ के जिलाधिकारी हुआ करते थे तो 200 करोड़ रुपया उन्होंने फंडिंग करवाई थी, और उसी से पूरा वहां का वन पर्यावरण लगाया गया, पेड़ लगाए गए थे। उसके बाद कोई ऐसे अधिकारी नहीं हुए, सरकार नहीं हुए। तो दिनकर विश्वविद्यालय हो, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोई नया करने से पहले जो हमारे पास उपलब्ध है उसको अगर हम सजा लें, उसको हम सजा लें, संवार लें, ये आसान है। इसके लिए हम सबों को एक मुश्त आवाज उठानी होगी, चाहे वो स्थानीय छोटे लेवल के नेता हो, बड़े लेवल के नेता हो या अधिकारी हो। अगर हम उसको कर लें तो वो विश्व स्तरीय हो जाएगा। फिर विश्वविद्यालय भी हो, लेकिन अभी देखें ना, स्कूल तो बहुत है, पढ़ाई की क्या व्यवस्था है? तो पहले पढ़ाई को करें ना। विश्वविद्यालय बनाना कोई बड़ी बात नहीं,
वो हो सकता है, लेकिन पढ़ाई अच्छी हो ना। अपने जीडी कॉलेज की स्थिति देख लें या कहीं भी पूरे बिहार में पढ़ाई की क्या स्थिति है। इस बार तो मैट्रिक के कैंडिडेट को परीक्षा भी नहीं देने गया, एवरेज निकाल दिया गया। तो यही चल रहा है। आज सरकारी स्कूल में चले जाएं, विश्वविद्यालय बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बन जाएगा। आज चरवाहा विद्यालय बन गया, क्या हो गया? एक भी चरवाहा पढ़े नहीं पढ़े, फंड चला गया। तो विश्वविद्यालय बने, लेकिन उसके पहले जो इनिशियल चीजें हैं, शिक्षा को के लिए कीजिएगा, विश्वविद्यालय ना बनाइएगा। तो जो शिक्षा है इसको तो पहले दुरुस्त हो। यहाँ के लोग लड़े कि यहाँ के स्कूलों में टीचर सही हो, टीचर हो नहीं। पहली बात तो टीचर हो, टीचर भी नहीं है। तो टीचर हो और योग्य हो, सिर्फ अटेंडेंस लेने वाले और देने वाले नहीं हो, तो वो सुदृढ़ हो जाएगा तो विश्वविद्यालय ऑटोमेटिक बन जाएगा। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता हमें रखना होगा बेगूसराय के लिए, जो बहुत सारे लोगों ने अब अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया है कांवर पे, उस पे काम करने की जरूरत है। उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम डेवलप कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ, और बहुत ज्यादा उसमें ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग धीरे धीरे लग जाएं दिल से, थोड़ा थोड़ा एक कैंपेन चलाएं, सरकार देगी, करना मजबूरी होगी उसकी। इसको करें प्राथमिक स्तर पर, फिर विश्वविद्यालय भी हो। तो मतलब इस चीजों को उठाने के लिए कहीं न कहीं जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो कहीं न कहीं थोड़ा सा ध्यान उनको इधर आकर्षित करने की जरूरत है। जी जी। तो दर्शकों, ये थी हमारी और प्रणव सर की एक छोटी सी मुलाकात, इनकी कहानी, साथ में बेगूसराय की विकास की बातें, समस्तीपुर की बातें, बेरोजगारी की बातें। उम्मीद करता हूं कि इनकी संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानी से आप भी प्रेरित हुए होंगे। मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी दर्शकों से, अगर आप लोग आपके आसपास, आपके जिले, आपके प्रखंड, आपके गांव में ऐसे पर्सन, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्ति हैं, तो उन्हें केबी स्टूडियो से जोड़े, ताकि उनके कहानी से कुछ हम सीखे, कुछ आप सीखे। तो उम्मीद करता हूं कि आप अपना यह प्रोग्राम, आप अपना प्यार हमारे प्रोग्राम को देते रहिए, और हम लोग इसी तरीके से फिर किसी नए शख्सियत के साथ रूबरू होते रहेंगे। धन्यवाद दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि हमारी ये एक मुलाकात पसंद आई होगी, और इस कहानी से, इस वार्तालाप से अवश्य आप भी कुछ न कुछ सीखे होंगे। तो हमारा भी मोटो है, कुछ ऐसे कहानी को जो समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा दे, सकारात्मक सोच को परोसते हैं, ताकि उस कहानी से कुछ आप प्रेरित हो, कुछ आप सीखे, कुछ हम सीखे। इसी तरीके से हमारे प्रोग्राम को आप अपना प्यार बनाए रखें, ताकि आगे फिर मिले किसी नए शख्सियत के साथ, किसी नए कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम को दिया। धन्यवाद दर्शकों।